अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आज हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली बेसिक टर्म्स के मुतल्लिक जानेंगे और एक एक करके उन तमाम टर्म्स को समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले तो हम इस वर्ड टर्म के बारे में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है और इससे क्या मुराद लिया जाता है। टर्म के असल में जो लफ्ज़ी मानी है वो है इस्तिलाह के, यानी कि इस्तिलाहात वही लफ्ज़ होते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी इल्मी या तकनीकी बुनियाद पर लोग इनके मुख्तलिफ मानी तय कर लेते हैं, जिसकी वजह से नए अल्फाज बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ फ़ील्ड ऑफ नॉलेज में उन्हीं अल्फाज के मुख्तलिफ मायने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये लफ्ज़ मीन है। अगर हम बात करें इन इंग्लिश लैंग्वेज में मीन का क्या मतलब होता है? सेल्फिश और अनकाइंड। सेल्फिश से मुराद खुदगर्ज और अनकाइंड से मुराद बेरहम। यानी कि इन इंग्लिश लैंग्वेज उसके अंदर मीन से मुराद लिया जाता है सेल्फिश और अनकाइंड के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं फील्ड ऑफ मैथ एंड स्टैट के अंदर, तो स्टैट के अंदर और मैथ के अंदर मीन से क्या मुराद होता है? टेक एवरेज ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि एवरेज लेना, औसत लेना। तो लफ्ज़ एक है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मुख्तलिफ फील्ड ऑफ नॉलेजेस या ब्रांच ऑफ स्टडीज़ के अंदर इसी एक लफ्ज़ के यानी कि मुख्तलिफ मानी है। इस तरह वही वो बात होगी ना कि बहुत से अल्फाज और भी हैं जो मुख्तलिफ फील्ड ऑफ नॉलेजेस के अंदर स्टडी ऑफ ब्रांचेस के अंदर उनके उन लफ्ज़ के मुख्तलिफ मायने हैं, हालांकि उनकी स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, इसलिए इसे कहा जाता है इस्तिलाह यानी कि टर्म। तो आज हमने चूंकि बात करनी है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमने उन अल्फाज के मुतल्लिक़ बात करनी है जो आम ज़िंदगी में बोले जाते हैं और उनके आम ज़िंदगी में मायने मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब हम उन अल्फाज को अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उनका क्या मायने है अकाउंटिंग में। आज हमने उन अल्फाज को देखना है, यानी कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है मर्चेंडाइज एंड गुड्स। मर्चेंडाइज कह लें या गुड्स कह लें, दोनों का एक ही मतलब है। तो मर्चेंडाइज एंड गुड्स में क्या कहा जाता है? द थिंग्स विच आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर रीसेल पर्पस टू अर्न प्रॉफिट इन बिजनेस आर कॉल्ड मर्चेंडाइज और गुड्स इन अकाउंटिंग टर्म। यानी कि अकाउंटिंग टर्म में उन अशिया को मर्चेंडाइज एंड गुड्स कहते हैं जो कारोबार में इस मकसद से, इस गर्ज से खरीदी जाती है ताकि उनको सेल करके मुनाफा कमाया जाए। हर यानी कि चीज़ को हम कारोबार में जो खरीदी जाती हैं उनको मर्चेंडाइज एंड गुड्स नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ उन अशिया को, यानी कि ये कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ उन अशिया को ही हम मर्चेंडाइज एंड गुड्स कह सकते हैं कारोबार में जो इस गर्ज से खरीदी जाए ताकि उनको सेल करके मुनाफा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ क्लॉथ मर्चेंट परचेज cloth, the cloth is called merchandise or goods. Similarly, if fruit or vegetable seller purchases fruits or vegetables, then these fruits or vegetables are merchandise or goods for the business. यानी कि अगर एक कपड़ा बेचने वाला कपड़ा खरीदता है अपने कारोबार में, तो ये जो कपड़ा खरीदेगा उसकी वो मर्चेंडाइज और गुड्स कहलाएंगी। इसी तरह अगर एक सब्जी फरोश, फल फरोश अपने कारोबार में फल और सब्जियां खरीदता है तो वो फल और सब्जियां उसके कारोबार की मर्चेंडाइज और गुड्स कहलाती हैं। यानी कि कंडीशन क्या है कि जो भी कारोबार में अशिया खरीदी जाए, लेकिन लाजमी है कि अगर उन अशिया को बेचा जाएगा तभी वो यानी कि अशिया कारोबार की मर्चेंडाइज और गुड्स कहलाएंगी। अब एक कारोबार बंदा कर रहा है, यानी कि जिस तरह कपड़े का कारोबार कर रहा है, अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो इसका मतलब यही नहीं कि फर्नीचर गुड्स कहलाएंगी। क्यों? कपड़ा का कारोबार करने वाला कपड़ा जब खरीदेगा तभी वो उसकी यानी कि मर्चेंडाइज कहलाएंगी, यानी कि वो कपड़ा उसके कारोबार का मर्चेंडाइज एंड गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है अपने कारोबार के लिए तो वो फर्नीचर उसके कारोबार का यानी कि वो फर्नीचर उसके कारोबार की मर्चेंडाइज या गुड्स नहीं कहलाएंगी, वो फर्नीचर ही रहेगा। लेकिन अगर वो कपड़ा, क्योंकि वो कपड़े का कारोबार कर रहा है और जब वो कपड़ा खरीदेगा तो जो वो कपड़ा खरीद रहा है किस लिए खरीद रहा है? उसको सेल करने के लिए। तो वो कपड़ा उसके कारोबार का यानी कि मर्चेंडाइज और गुड्स कहलाएंगी। एक छोटा सा एस्पेक्ट है कि वाई द टर्म ऑफ मर्चेंडाइज और गुड्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस इन अकाउंटिंग, कि हम जो ये टर्म है मर्चेंडाइज एंड गुड्स कारोबार की तमाम चीज़ों के लिए ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ आखिर में एक है इन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमने एक फेज़ के मतलब बात की थी, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हम बिज़नेस में होने वाली तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन यानी कि उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। अब जब हम अशिया ख़रीदते हैं तो ज़रूरी तो नहीं हम एक ही तरह की अशिया
मुख्तलिफ़ तरह की हज़ारों अशिया कारोबार में ख़रीदी होती हैं, जिनको हमने सेल करना होता है। उनकी क्वालिटी चेंज होती है, उनके नाम चेंज होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज होती है। अब हर एक को रिकॉर्डिंग सेक्शन में उनके नाम से, क्वालिटी से और वैल्यू से अलग-अलग अगर हम शुरू कर दें ना रिकॉर्ड करना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है कि अकाउंटिंग में तमाम की तमाम अशिया को, चाहे वो जिस भी नेचर की हो, जिस भी क्वालिटी की हो, जिस भी नाम की हो, उनको एक ही नाम दे दिया गया है, वो है गुड्स या मर्चेंडाइज़। यानी कि जब हम रिकॉर्डिंग सेक्शन में लिखते हैं कि हमने अशिया परचेज़ की हैं, तो हम ये नहीं लिखते कि ये क्वालिटी है उस चीज़ की, ये नाम है और ये वैल्यू है। हम क्या करते हैं कि हम तमाम की तमाम अशिया को एक ही नाम दे देते हैं, वो क्या है, गुड्स या मर्चेंडाइज़, और इस तरह हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगली हमारे पास जो टर्म है वो है परचेजेस। परचेजेस जैसे कि जनरल आम यूज़ होने वाला एक वर्ड है, लेकिन ये टर्म इन अकाउंटिंग है, यानी कि अकाउंटिंग में जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है टर्म की सूरत में, तो इससे क्या मुराद है, इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग द बाइंग ऑफ मर्चेंडाइज और गुड्स फॉर रीसेल इज कॉल्ड परचेजेस। यानी कि जब कारोबार में अशिया खरीदी जाती हैं, मर्चेंडाइज और गुड्स जिनको हम रीसेल करने के लिए ख़रीदते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, परचेजेस। अब कारोबार में अशिया के साथ साथ हम क्या मशीनरी भी परचेज़ कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशनरी और भी बहुत सी चीज़ों को यानी कि कारोबार में ख़रीदा जाता है। लेकिन एक लफ्ज़ जिसको मखसूस कर दिया गया है किसके साथ, गुड्स एंड मर्चेंडाइज़ की ख़रीदारी के साथ, वो क्या है, परचेजिंग। यानी कि जब भी बिज़नेस में हमने अशिया जिनको हमने आगे सेल करना है और प्रॉफिट कमाना है, उनको ख़रीदा जाएगा, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की गई है, परचेजेस। अब ये टर्म हम ना तो मशीनरी की परचेज पर यानी कि ख़रीदारी के वक्त इस्तेमाल करेंगे, ना ही बिल्डिंग की ख़रीदारी के वक्त इस्तेमाल करेंगे, और ना ही किसी ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशनरी या एनी अदर थिंग। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब भी कारोबार में मर्चेंडाइज या गुड्स ख़रीदी जाएंगी जिनका मकसद क्या है, जिनको आगे सेल करके प्रॉफिट कमाना है, तो उस वक्त अशिया यानी कि मर्चेंडाइज गुड्स की ख़रीदारी के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी, परचेजेज। ठीक हो गया। When payment of purchase merchandise और goods held immediately then it is called cash purchase। यानी कि जब अशिया की ख़रीदारी की जा रही हो और पेमेंट हेल्ड ऑन द स्पॉट कर दी जाए, तो इससे क्या मुराद होगा कि कैश परचेज। इसी तरह when payment of purchase merchandise और goods will be made in future then it is called credit purchase और purchase on account। और अगर जब अशिया की परचेज यानी कि अशिया की ख़रीदारी की जाए लेकिन उनकी पेमेंट मुस्तकबिल में किसी मखसूस तारीख पर तय कर ली जाए, तो ऐसी परचेज़ को क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेज़ और परचेज़ ऑन अकाउंट यानी कि उधार पर परचेज़ की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं परचेज़ रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड, दोनों सेम ही है। तो इस टर्म से क्या मुराद है कि जब हम लफ्ज़ से आपको यानी कि अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब हम ख़रीदी की अशिया को वापस करते हैं सप्लायर को, ठीक हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। इफ़ परचेज मर्चेंडाइज और गुड्स यानी कि ख़रीदी गई अशिया उनको यानी कि इफ़ परचेज मर्चेंडाइज और गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर ड्यू टू फाउंड डिफेक्टिव नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल डैमेज एंड एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर देन इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। यानी कि जब हम खरीदी गई अशिया को किसी न किसी बुनियाद पर, जैसा कि या तो वो डिफेक्टिव हो सकती है, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल हो सकती है, यानी कि सप्लायर ने आपको दिखाया कुछ था लेकिन मिला आपको कुछ और है, ठीक हो गया, या वो डैमेज है, टूटी हुई है। इसके अलावा या अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर दे दिया, आपको महसूस होगा कि इतनी की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा मंगवा लिया, तो इन सूरतों में जब आप सप्लायर को जो अशिया ख़रीदी गई हैं वापस करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है परचेज अलाउंस। परचेज अलाउंस, इससे क्या मुराद है, इफ़ सप्लायर इन्फॉर्म्ड बाय दिस परचेजर ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स दैट सम मर्चेंडाइज आर डिफेक्टिव, डैमेज्ड, not according to sample, then the supplier at this time gives some relaxation in shape of reducing the price of such merchandise. The reduction in price is called purchase allowance। ऊपर हमने पढ़ा था कि परचेज रिटर्न है जब आपको अंदाज़ा हो चुका कि नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल है प्रोडक्ट, यानी कि मर्चेंडाइज, और या डिफेक्टिव है या डैमेज है या इस तरह का कोई मसला आपको दरपेश हो गया, तो आप क्या करते हैं, अपने सप्लायर को इन्फॉर्म करते हैं। उस सूरत में सप्लायर अशिया वापस लेने के बजाय आपको कहता है कि आपको उन चीज़ों में यानी कि जो आपने चीज़ें परचेज की उनकी प्राइस पर कुछ रिलैक्सेशन दे देता है, कमी कर देता है। तो जो वो कमी करता है उसको हम क्या करते हैं, परचेज अलाउंस। ठीक हो गया।
अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसके मतलब पढ़ते हैं, वो है सेल्स। सेल जैसे कि वही अंदर आम वर्ड है, यानी कि बेचना, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में इससे क्या मुराद है? द मर्चेंडाइज गुड्स विच आर सोल्ड टू द कस्टमर इज कॉल्ड सेल। जो अशिया हमने कारोबार में ख़रीदी थी, जब हम उनको कस्टमर्स को सेल करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सेल्स। सेल्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनी बिजनेस इनकम, यानी कि बिजनेस की किसी भी बिजनेस की जो मेन सोर्स है ना इनकम का, वो क्या है? सेल। इफ द सेल अमाउंट रिसीव इमीडिएटली देन इट इज़ कॉल्ड कैश सेल, एंड इफ सेल अमाउंट विल रिसीव इन फ्यूचर डेट देन इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट सेल और कैश और सेल ऑन अकाउंट। वही परचेज के जैसे ही मिलती जुलती चीज़ है कि अगर आप सेल करते हैं और आपको पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाती है तो ये क्या होगी? आपकी कैश सेल। और अगर आप सेल करते हैं लेकिन आपको पेमेंट इन फ्यूचर डेट में की जा रही होती है तो ऐसी सेल क्या कराती है? उधार सेल, यानी कि सेल ऑन अकाउंट या क्रेडिट सेल। एक लफ्ज़ है कस्टमर, ये थोड़ा सा आपके यानी कि जनरल नॉलेज के लिए है कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है। कस्टमर यानी कि वो होता है जो आपकी अशिया, आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है, लेकिन कंज्यूमर वो होता है कि जो आपकी यानी कि अशिया जो ख़रीदी गई है उनको यूटिलाइज़ कर रहा होता है, उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर कस्टमर ही आपका कंज्यूमर हो, ठीक हो गया ना? इससे अब इस चीज़ को किस तरह समझते हैं? फॉर एग्जांपल आपने डायपर की एक यानी कि देखी होगी, डायपर लेने वाला यानी कि अब एक बच्चा है, उसका जो डायपर है जो वो एक बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन उसका ख़रीदार या तो उसकी माँ होती है या उसका बाप होता है। यानी कि कहने का मकसद कस्टमर ज़रूरी नहीं कि कंज्यूमर ही हो, लेकिन हर कंज्यूमर बाज़ औक़ात होता कस्टमर ही है। यानी कि ये फ़र्क इतना है कि कस्टमर आपका चीज़ ज़रूरी नहीं कि चीज़ जो आपका ख़रीदार होता है वही आपका कंज्यूमर भी हो। तो अब अगली बात करते हैं सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्स कि ये किसके साथ? ये वही परचेज़ वाली बात होगी है कि जब आपका कस्टमर चीज़ें आपको रिटर्न करता है तो वो आपकी क्या होती है? सेल रिटर्न। यानी कि इफ सोल्ड मर्चेंडाइज गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर इट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। वही कुछ ही सूरतें हो सकती है, या तो नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल हो सकता है, इसके साथ साथ डिफेक्टिव हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ये वजूहात हो सकती हैं। उसके बाद अगली हमारे पास टर्म है सेल्स अलाउंस, वही परचेज अलाउंस के साथ मिलती जुलती कि इन केस अगर आप को इन्फॉर्म किया जाता है आपके कस्टमर की तरफ से कि जनाब ये चीज़ें हमारी आपने जो हमें बेची हैं इनमें ये मसला है, डिफेक्टिव है, डैमेज है, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल है, तो उस वक्त जो यानी कि सेलर होता है वो अपने कस्टमर को जो उस प्रोडक्ट की प्राइस में रिलैक्सेशन देता है, कमी देता है, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स अलाउंस। इफ सेलर ऑफ मर्चेंडाइज गुड इज इन्फॉर्म बाय द परचेजर और कस्टमर दैट सम मर्चेंडाइज आर डिफेक्टिव नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल और डैमेज, देन द सेलर गिव्स सम रिडक्शन इन प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज टू द purchaser. The reduction in price of selling merchandise is called sale allowance। ठीक हो गया। अगली हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे कि डिस्काउंट से आपको अंदाज़ा हो रहा है और आप यानी कि आजकल सुनते भी रहते हो कि डिस्काउंट क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? द आर डिस्काउंट गिवन बाय अ सेलर टू द बायर एज अ डिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज अ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक हो गया। जब बायर यानी कि सेलर अपने बायर को किसी भी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस पर या उसकी प्रिंटेड प्राइस पर, ठीक है, या कैटलॉग प्राइस पर जो उसको यानी कि रियायत देता है, कंसेशन देता है, उस रियायत या कंसेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक हो गया। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कब मिलता है? जब आप यानी कि चीज़ें करते हैं, चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, तो आपका जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट की जो प्रिंटेड प्राइस होती है या कैटलॉग प्राइस है या लिस्टेड प्राइस है, उसके ऊपर जो रियायत जो कंसेशन दे रहा होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये किस लिए दिया जाता है? ताकि आप कस्टमर, इससे ये होता है कि उसको ना एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसका दिल चाह रहा होता है कि अब चूँकि रियायत मिली है मज़ीद क्यों ना मज़ीद चीज़ें खरीदी जाएँ। तो इट इज़ हेल्ड टू फैसिलिटेट सेल्स इन बल्क क्वांटिटी। ठीक हो गया। यानी कि अपनी सेल को बढ़ावा देने के लिए बाज़ औक़ात क्या कहता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर को यानी कि खुशी होती है, इत्मीनान हासिल होता है और वो कहता है कि चलो अब डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों ना एक या दो चीज़ें मज़ीद और ख़रीद ली जाएँ। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक ये चीज़ है कि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसके कोई भी इंदराज यानी कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैश डिस्काउंट।
ऊपर हमने बात की थी ट्रेड डिस्काउंट, अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि व्हेन सेल ऑकर्ड, यानी कि जब सेल की जाती है ऑन क्रेडिट बेस एंड पेमेंट ऑफ सोल्ड गुड्स हेल्ड इन फ्यूचर फिक्स डेट एंड द सेलर गिव डिडक्शन on to the buyer at a specified rate of fixed amount if buyer having the payment before due date. The then time deduction on total amount of sold goods is called cash discount. यानी कि जब क्रेडिट पर सेल की जाती है, उधार पर सेल की जाती है और इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि फ्यूचर में हमें पेमेंट होगी, तो जो सेलर होता है वो जो अपना यानी कि कस्टमर है, जो परचेजर ऑफ प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसे इस कहता है कि अगर वो मुझे पेमेंट जो फ्यूचर में फिक्स की गई है डेट उससे पहले कर दे तो उसको वो कुछ फिक्स रेट पर या फिक्स अमाउंट पर यानी कि वो डिस्काउंट देगा, रियायत देगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उसने 10,000 की चीज़ें परचेज़ की हैं और तय हो गया कि अगले महीने यानी कि अगले महीने की 10 तारीख तक तुम यानी कि 10,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन साथ ही सेलर कह देता है कि अगर आप 10 की बजाय 5 तारीख को मुझे पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 1,000 रुपये की रियायत दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, कंसेशन दूंगा। तो इस सूरत में जब आपका यानी कि सेलर का जो कस्टमर है, जो परचेज़र है प्रोडक्ट का, वो 5 तारीख को पेमेंट कर देता है, 5 तारीख को पेमेंट कर देता है और तो जो सेलर है उसको जो डिस्काउंट देता है 1,000, तो वो जो डिस्काउंट कहलाएगा वो होगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आगे जो कैश डिस्काउंट के मतलब थोड़ा सा कुछ और लिखा हुआ है कि इफ़ कैश डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर then he charge it as expense of the business। यानी कि अगर डिस्काउंट हो गया यानी कि कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है किसकी तरफ से, सेलर की तरफ से, तो वो उसके बिजनेस का क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। एंड द बायर ऑफ द गुड्स हु रिसीव कैश डिस्काउंट, और जो बायर होता है यानी कि अशिया का जो ख़रीदार होता है उसको, जिसको यानी कि ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो वो उसकी क्या होगी, रेवेन्यू होगी। और इसके लिए ये कहा जाता है कि कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जो दे रहा होता है कैश डिस्काउंट वो उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेगा और जिसको कैश डिस्काउंट मिल रहा होता है वो उसको एज ए रेवेन्यू ट्रीट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंटिंग टर्म है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस के जैसे कि लफ्ज़ी मायने आम रूटीन में भी बोले जाते हैं वो है खर्चे के। ठीक हो गया, तो एक्सपेंस क्या है, द अमाउंट और कॉस्ट विच इज़ इंकर्ड ड्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशंस फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। अब देखें कारोबार के अंदर ज़रूरी नहीं अशिया की खरीदो फरोख्त ही की जा रही होती हैं, कारोबार के अंदर और भी बहुत से मामला है जो मालिक को देखने होते हैं। अब जो अशिया ख़रीदी जा रही है तो वो ख़रीद कर कहीं ना कहीं ला कर उनको रखा जाता है बाहिफाजत, ताकि जब तक वो सेल ना हो जाए उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक हो गया, इसके साथ साथ मज़ीद और भी बहुत से मामला होते हैं। उन अशिया को सेल करने के लिए आपने मुलाजमीन भी रखे होते हैं। ठीक हो गया, उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि इक्विपमेंट वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, कारोबार के अंदर मशीनरी वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये तमाम के तमाम मामलात यानी कि बिज़नेस के अंदर किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अशिया की सेल या परचेज के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, अब आपने अगर कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पर ली हुई है तो उस बिल्डिंग का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, अगर मुलाजमीन रखे हुए हैं तो उन मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना। इसके साथ साथ आपने देखा होगा आपके पास मशीनरी वगैरह है तो उनकी जो डेप्रिसिएशन वगैरह हो रही होती है वो भी क्या है, बिज़नेस में किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके साथ लिंक होती है, अशिया की खरीदो फरोख्त के साथ। ठीक हो गया, तो अब जो रेंट पे करना है ये भी एक एक्सपेंस हो गया, मुलाजमीन की तनख्वाह देना ये भी एक्सपेंस हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना ये भी एक्सपेंस हो गया। यानी कि ये तमाम के तमाम मामलात बिज़नेस को चलाने के लिए ही किए जाते हैं, तो ताकि बिज़नेस को चलाने से फिर क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। तो इन तमाम मामलात को यानी कि पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरीज़ या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तमाम बिज़नेस के क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस, अखराजात। बिजनेस बेयर एक्सपेंस ऑन रूटीनली बेसिस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, यानी कि बिजनेस डेली बेस पर बहुत से अखराजात बर्दाश्त करता है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज हो रही हैं, पेमेंट ऑफ बिल्डिंग रेंट हो गया, मशीनरी डेप्रिसिएशन, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा। यानी कि एक्सपेंस
बिज़नेस के तमाम अखराजात कहलाते हैं। यानी कि बिज़नेस में डेली बेस पर बहुत से यानी कि एक्सपेंस किए जाते हैं ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो होती रहे और बिज़नेस से प्रॉफिट कमाया जाता रहे। आगे हमारे पास जो आती है टर्म वो है अक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ अखराजात आपके हो जाते हैं लेकिन आपने उनकी पेमेंट नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग का जो रेंट था ना वो पे करना था महीने की 30 तारीख को। अब वो 30 तारीख आ गई है लेकिन आपने अभी तक उसका रेंट पे नहीं किया, तो वो आपका जो एक्सपेंस है अभी जो हो चुका है, यानी कि 30 तारीख आ चुकी है। अब उस 30 तारीख को आपने बिल्डिंग के रेंट की पेमेंट करनी थी, लेकिन क्योंकि अभी अब तक आपने उसकी रेंट की पेमेंट नहीं की तो वो आपका एक्सपेंस असल में तो हो चुका है, ऑकर्ड हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुई। तो वो जो एक्सपेंस आपका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके मतलब क्या कहते हैं? द एक्सपेंस दैट ऑकर्ड बट द पेमेंट ऑफ दैट एक्सपेंस इज नॉट मेड येट बट मे पे इन फ्यूचर इज कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लाइक रेंट ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंस ऑकर्ड बट इज नॉट पेड येट, इट इज़ कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि ये हमारी एक लाइबिलिटी बन जाते हैं कि अगर जो अखराजात यानी कि जो एक्सपेंस ऑकर हो चुके हैं बिजनेस में लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की गई है या इन फ्यूचर में करनी है उनकी पेमेंट, तो वो एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? अक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ऐसे एक्सपेंस हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है जिनको हम करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहती हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से मुराद कलील मुद्दत लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर हमने उसको पे कर देना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब बहुत से एक्सपेंस, जैसे कि हमने ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात की ना कि एक्सपेंस ऑकर्ड हो गया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, इसी तरह कुछ एक्सपेंस ऐसे भी है जिनकी हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, द एक्सपेंस विच पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कि बोस के लाइक रेंट ऑफ बिल्डिंग इज पेड इन एडवांस, यानी कि हमने अगले 1 महीने का तो रेंट दिया ही दिया, हमने अगले 2 या 3 महीने का रेंट भी एडवांस में ही पे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एडवांस, प्रीपेड यानी कि एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक होगी ना? द एडवांस एक्सपेंस विच इज़ नॉट येट ऑकर्ड इन बिजनेस इज कंसिडर्ड द एसेट ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो एक्सपेंस अभी हुआ ही नहीं लेकिन हमने उसकी पेमेंट भी कर दी है, तो ऐसे एक्सपेंस को एक तो हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं और दूसरी तरफ ये हमारा एसेट भी होता है, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल एक इस महीने का रेंट अदा किया है, साथ ही हमने अगले 2 महीने का भी रेंट अदा कर दिया, लेकिन वो एक्सपेंस एक्चुअली में हुआ ही नहीं। अगले 2 महीने का जो एक्सपेंस है ना रेंट के मुतल्लिक वो अभी हुआ ही नहीं, फिर भी हमने पे कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है टर्म वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू से क्या मुराद है? द अमाउंट which is to be received, the amount which is to be received or receivable on account of sold of goods or by providing services is called revenue। यानी कि जब अशिया को बेचने से हमें कुछ जो अमाउंट रिसीव्ड होती है या रिसीवेबल होगी, रिसीवेबल से मुराद अगर अशिया उधार पर बेची हैं तो उस सूरत में क्या होगी? वो रिसीवेबल। और जब कैश पर बेची हैं तो वो क्या होगी? टू बी रिसीव्ड। यानी कि वो अमाउंट जो हमें अशिया फ़रोख्त करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिसीव हुई है या रिसीवेबल होनी है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उस अमाउंट को क्या कहेंगे? रेवेन्यू। इन बिजनेस इफ इन्वेस्टमेंट मेड देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। यानी कि इसी तरह अगर बात ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस में रेवेन्यू अशिया की सेल करने से भी हो, आपने किसी दूसरे बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उस बिज़नेस से जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो भी आपके बिज़नेस की रेवेन्यू कहलाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अक्रूड रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू। वही चीज़ें कि जो हमने बात की थी अक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ अब आ गया है अक्रूड रेवेन्यू और आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू। इससे क्या मुराद है? इफ़ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव देन इट इज़ कॉल्ड अक्रूड आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू। यानी कि आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन आपको अभी रिसीव नहीं हुई है, यानी कि रिसीव होनी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, अक्रूड रेवेन्यू। ठीक हो गया। जिस तरह वही बात होगी वो कि प्रीपेड एक्सपेंस में हमने कहा था कि 30 तारीख को रेंट पे करना था, 30 तारीख आ गई, एक्सपेंस हो गया, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की, तो जिसको आपने पेमेंट करनी थी, जिसने यानी कि रेंट रिसीव करना था, उसने अभी क्योंकि रिसीव नहीं किया, उसके लिए वो क्या हो जाएगी? अक्रूड
रेवेन्यू हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू हो जाएगी, और जिसने पे करना था रेंट लेकिन नहीं किया और एक्सपेंस ऑकर्ड भी हो गया है, तो उसके लिए वो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। लेने वाले के लिए अक्रूड रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, और पे करने वाले के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अनअर्न रेवेन्यू। वही बात होगी कि आपने यानी कि एक इनकम आपने कमाई ही नहीं और आपको पे हो चुकी है, तो वो आपके लिए क्या होगी, अनअर्न रेवेन्यू। इससे मुराद देखते हैं, द इनकम विच रिसीव इन एडवांस बिफोर इट एक्चुअली अर्न, इट इज कॉल्ड अनअर्न रेवेन्यू और रेवेन्यू इन एडवांस। हम इसको जोड़ते हैं किस चीज़ के साथ, प्रीपेड एक्सपेंस के साथ, कि हमने 2 महीने का रेंट इन एडवांस दे दिया। अब जिसने इन एडवांस वो 2 महीने का रेंट ले लिया है, उसके लिए वो क्या होगा, अनअर्न रेवेन्यू, यानी कि अभी उसने वो रेंट कमाया नहीं है लेकिन फिर भी उसको वो रिसीव हो चुका है। तो इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस में, यानी कि जो अभी एक्सपेंस हुआ नहीं लेकिन आपने एडवांस में उसकी अदायगी कर दी है, यानी कि 2 महीने की रेंट की अदायगी आपने एडवांस में कर दी, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। और जिसने वो 2 महीने के रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया लेकिन अभी कमाया नहीं, तो उसके लिए वो क्या हो गया, अनअर्न रेवेन्यू। लास्ट में हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट ये भी ठीक कह सकते हैं इसको, और एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये भी इसका एक नाम है। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट से मुराद एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम बिजनेस के तमाम अखराजात और बिजनेस की तमाम आमदन का रिकॉर्ड रखते हैं, और इस तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं कि ताकि हमें मालूम हो सके कि आया कि बिजनेस को मुनाफा हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके मतलब पढ़ते हैं, the statement which show the net income profit of the business through net sales, total revenue minus all expenses like payment of rent, salaries, electricity bills and depreciation of machinery. The income statement shows all the expenditures and income of the business. Through this statement it can be observed whether the business earn profit or not. यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके ज़रिए बिजनेसमैन को, मालिक को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि उसके कारोबार में मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिजनेस इनकम स्टेटमेंट तमाम के तमाम अखराजात का भी यानी कि रिकॉर्ड रखती है और तमाम की तमाम आमदन का भी रिकॉर्ड रखती है। और इसमें कैसे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हम क्या करते हैं कि तमाम की तमाम सेल में से तमाम के तमाम यानी कि अखराजात को हम माइनस कर देते हैं, जिसकी बदौलत हमें पता चल जाता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक हो गया। तो आज के हमने इस टॉपिक में अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स हैं उनके मतलब